हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट डे ही आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा दैट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज़ की जा चुकी हैं। टोटल 26 वैकेंसीज जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो फिल की जाएंगी। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस के बारे में, बिकॉज होता अक्सर ये है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको आइडिया होता है कि किस तरह से एग्जामिनेशन फिल करने हैं और किस तरह के फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो नए अभी ग्रेजुएट निकले हुए हैं, उनको आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का दैट किस तरह से फॉर्म फिलिंग करनी है। यानी कि जो भी कुछ एक मन में सवाल आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, एग्ज़ाम की स्कीम किस तरह से रहती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन जो होगा ये कमीशन ने आज रिलीज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है कमीशन ने दिया हुआ है रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। अगर आप इसकी बात करें, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की इस डिटेल डॉक्यूमेंट की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, तो इसमें देखिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जाननी है। उसमें से सबसे पहला आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए ये दिया है कि क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 2 तारीख हो जाएगी, 2/5/2024, यानी कि 2 तारीख अप्रैल का महीना 2024 में 11:59 PM तक जो है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो है वो रहेगी। उसके बाद विंडो क्लोज कर दी जाएंगी। तो यस, फॉर्म फिलिंग आपकी लास्ट डे से ही स्टार्ट हो चुकी है और अगले महीने यानी कि अप्रैल 2 तक जो है आप फॉर्म फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। अब इस डिटेल डिस्कशन में इस नोटिफिकेशन ने हम लोगों ने क्या कुछ समझना है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे ज़्यादा जानना जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में तो आप इनको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली लिखा है कि वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप केयरफुली इनको रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे 4 नंबर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहले तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है ये रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन के लिए इसने यहाँ पे क्या कुछ कहा है उसकी भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हर एक जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं, सवाल होते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको आइडिया लगे इन सभी चीज़ों का। सबसे पहले इसने बोला है कि जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वेरियस पोस्ट के लिए, दे विल बी एडमिशेबल ओनली टू द कैंडिडेट्स who are bona fide residents of हिमाचल प्रदेश in respect of the categories। यानी कि इसने सिंपल सा ये कहा है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको मस्ट है हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड उसके पास होना चाहिए, चाहे वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता हो। दूसरा, जो 5 नंबर पे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए कोई हिमाचल के बाहर की स्टेट का है, एस्पिरेंट है, वो भी एचएस के इस एग्जाम को देना चाहता है या चाहती है, तो उस केस में क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन, कि जो स्टेट के बाहर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको एज अ जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। और जो भी बेनिफिट रहेंगे रिजर्वेशन के लिए, चाहे फिर पोस्ट की रिजर्वेशन के लिए, चाहे फिर फीस की रिजर्वेशन के लिए, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। यानी कि सिंपल से तौर पे आप समझ लीजिए कि बाहर के राज्य के जितने भी एस्पिरेंट होंगे, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो रिजर्व हो, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखिएगा दैट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो रेलेवेंस हैं। ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में दी गई हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट जो है, देखो जब भी आप फॉर फिलिंग की बात करेंगे तो कौन कौन से बेसिक से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों से डिमांड किए जाते हैं कमीशन के द्वारा। हम बात करेंगे कि अप्लाई किस तरह से करना है। अभी तक हम यहाँ पे बात करेंगे कि यस, द डॉक्यूमेंट किस तरह के, कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी कमीशन यहाँ पे किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करते हैं तो आप लोगों से 2-3 चीजें मांगी जाती हैं। एक तो इसके लिए एज प्रूफ उसको चाहिए होता है,
दूसरा उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उस रिजर्व कैटेगरी के लिए उसको फिर वहां पे रिजर्व कैटेगरी का जो फॉर्म होता है वो, और उसके लिए यहाँ पे कुछ और कंडीशंस रखी गई हैं। जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने एज अ एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यानी कि जो कि ग्रेजुएशन रहती है, आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ देखिएगा अलोंग विद इन्होंने लिखा है तो मार्कशीट्स चाहिए भी उनको सभी सालों की। देखिए कुछ एक इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो यू कैन से हर एक सेमेस्टर में, हर एक ईयर में रिलीज करते हैं मार्कशीट, और कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी हम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही चलेंगे यहाँ पे, यानी कि या तो आपके पास सभी की सभी सालों की मार्कशीट्स होनी चाहिए, या अगर कोई कंसोलिडेटिव मार्कशीट है वो होनी चाहिए। तो एक तो डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आप लोग यहाँ पे एक कंसोलिडेटिव मार्कशीट जो है या फिर सभी सालों की मार्कशीट जो है वो आपके लिए मस्ट हो जाती हैं। उसके साथ जो तीसरा डॉक्यूमेंट इनको चाहिए, एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट्स वो भी चाहिए इनको। ठीक है जी, चाहे आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर वार्ड ऑफ जर्नल एक्स सर्विसमैन हैं, इन सभी कैटेगरीज के लिए क्या है, एक वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो होना जरूरी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बोनाफाइड इन्होंने मांगा हुआ है, यानी कि ये बोनाफाइड जर्नली तो वैसे उनके लिए है जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इन्होंने बोला है कि आपको बोनाफाइड जो है हिमाचली सर्टिफिकेट ये भी आपको मस्ट है, रिक्वायर है, इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। आगे हम थोड़ी सी चर्चा इसमें करेंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट में देखें तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लिए, आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके बाद थोड़ा सा पोस्ट का डिटेल देख लेते हैं कि किस किस तरह की पोस्ट जो है वो कमीशन ने आप लोगों को यहाँ पे रिलीज की गई हैं। तो यस स्टूडेंट्स, जर्नली मैं आपको बता दूं अभी जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें 6 ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो निकाले हुए हैं, रिलीज किए गए हैं, उनके लिए यहाँ पे फॉर्म फिलिंग हो रही है। जिसमें से सबसे पहला आप देखेंगे तो यस पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो है वो पोस्ट निकाली हुई है। 8 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 8 हो जाती हैं। कैटेगरी में अलग अलग बाइफर्केशन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो ये पीडीएफ है ये आप लोगों को निम्स के जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से बाइफर्केशन हुआ है। दूसरा जो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मिलेगा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, जिसमें पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की, और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 हो गई हैं, और एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके साथ साथ तीसरा जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोविजन ऑफिसर की यहाँ पे 3 वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज की हैं, तीनों की तीनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज, इस डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की एक पोस्ट जो है वो रिलीज की हुई है, तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं अगर अनरिजर्व्ड हैं। कोऑपरेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन है, इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसीज निकली हैं। और बाद में जो 6th यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें तहसीलदार की 9 पोस्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज की गई हैं। कैटेगरी वाइज जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से फिर इनका बाइफर्केशन हुआ है। इनमें से अनरिजर्व्ड यानी कि जर्नल की एक पोस्ट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि क्या है, कुल मिला के 6 डिपार्टमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और उसके 6 डिपार्टमेंट्स में 26 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रिलीज किया है। उसी के लिए आप लोगों से यहाँ पे यू कैन से फॉर्म फिलिंग जो है वो यहाँ पे इनके लिए की जा रही है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं दैट इस डिटेल डिस्कशन में, इस डिटेल नोटिफिकेशन में कमीशन ने अब आप लोगों को और क्या जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, और वो हो जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। क्या कंडीशन रखी गई है एलिजिबिलिटी के लिए? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अक्सर सवाल आते हैं क्वालिफिकेशन को लेके ही, कि क्या सिर्फ ग्रेजुएट जो एस्पिरेंट होता है वही एलिजिबल होगा, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी होगा। इन सभी सवालों का जवाब जो है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स, यू विल मस्ट हैव कैंडिडेट मस्ट
बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी इन्होंने रखी गई हैं, जिसमें से एक कॉमन सी क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही है, ये हमेशा ही कंसीडर की जाती है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, वो डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के ये बोलता है कि ग्रेजुएशन जो है वो एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल मन में आ जाते हैं कि सर हमारा अभी लास्ट ईयर चला हुआ है, या अभी हमारे एग्जाम हो गए हैं, होने हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे रखी गई हैं आप लोगों के लिए कुछ एक इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ये बोल रहा है, a candidate who has appeared at such a qualifying examination, the passing of which would render him or her eligible to appear this examination, but has not been informed of result, may apply for the admission to this examination. What that means? That means students कि कोई अगर एस्पिरेंट्स मान लीजिए ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ठीक है जी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, और वो कोई एक ऐसा एग्जाम उसके चले हुए हैं, यानी कि फाइनल के एग्जाम उसके चले हुए हैं या हो गए हैं, यहां पे लिखने का मतलब है कि ये वो वाले एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट्स जो इसको क्वालिफाई कर देगा इस एग्जाम के लिए, यानी कि उसको कंसीडर कर लिया जाएगा यहां पे एज अ ग्रेजुएट, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, तो बिल्कुल उस केस में भी यहां पे क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पहली बात आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट कोई ऐसे एग्जाम दे रहा है जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि जो बेसिक सी क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल कर लेगा, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उस केस में भी आप भर सकते हैं। दूसरा देखिए, अ कैंडिडेट हु इंटेंड्स टू अपीयर एट सच अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination। ये बोलने का मतलब इसका क्या है स्टूडेंट्स? इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो चाह रहा है कि मुझे भी इस एग्जामिनेशन को देना है, और उसके लिए क्या होना है, उसके एग्जाम होने हैं। रिमेंबर यहां पे एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन यहां पे मान लीजिए उसके फाइनल ईयर के एग्जाम अभी होने हैं, लेकिन वो एग्जाम जो है इस एचएस के एग्जाम से पहले अगर हो जाएं, ठीक है जी, तो उस केस में भी क्या होगा, बच्चा जो है, एस्पिरेंट जो है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन, यानी कि अ कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपीयर एट सच अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मे आल्सो अप्लाई, ठीक है जी, वो भी अप्लाई कर सकता है जो इंटेंशन रखता है अपनी उस क्वालिफाइंग एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो एग्जाम होगा, जो इसके पेपर चले हुए हैं या पेपर कोई दे रहा है जिसकी वजह से ये क्वालिफाई हो जाएगा इस एग्जाम को देने के लिए, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, उस बच्चे को यहां पे इस एग्जाम के होने से पहले क्या होगा, उसके एग्जाम ये हो जाने चाहिए। लेकिन उस केस में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी एडमिशन जो है वो यहां पे प्रोविजनल मानी जाएगी, प्रोविजनल मानी जाएगी, यानी कि क्या होगा, सब्जेक्टिव टू कैंसलेशन, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वो कहीं ना कहीं 2 महीने से पहले, यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहां पे ही डू नॉट प्रोड्यूस the proof of having passing the examination as soon as passed, and in any case not later than 2 months after the commencement of this examination। यानी कि अगर एग्जाम उसने दे दिया, उसके बाद 2 महीने का समय दिया जाएगा, उस 2 महीने के अंदर अगर उसने वहां पे प्रूफ दे दिया तो उसको यहां पे एलिजिबल माना जाएगा। अदरवाइज प्रोविजनल होता है ये, तो इसको कैंसिल भी यहां पे किया जा सकता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कौन से ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो उसके पास जो डिग्री है वो, दूसरा उसके एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट आना बाकी है, एक वो, या दूसरा जो इसके एग्जाम होने हैं लेकिन इस एग्जाम से पहले, एचएस के एग्जाम से पहले उसके एग्जाम होना बहुत जरूरी है, उस केस में भी आप फिल कर सकते हैं। यानी कि 4th ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है जी, जो ग्रेजुएशन में या 3rd ईयर स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग में 4th ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनके फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज की भी बात की है, जैसे एमबीबीएस हो गया,
या कोई और अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस हो गया, अगर उसने फाइनल यहाँ पे एग्जाम पास कर दिया है लेकिन उसकी इंटर्नशिप चली हुई है और उसके पास डिग्री तो है, यानी कि एग्जामिनेशन पास कर दिया है, बट हैव नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन, ये सब कुछ एप्लीकेशन के सबमिशन के दौरान होना चाहिए भी, ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, उसको भी प्रोविजनली एडमिटेड कर लिया जाएगा, लेकिन फिर बात वही आ गई कि उसको भी क्या करना पड़ेगा, आफ्टर द एग्जामिनेशन उसको भी ये सारे के सारे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहां पे इसको क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे, वहां पे शो करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ये आप लोगों को आइडिया इसका थोड़ा सा होना चाहिए। आइए उसके बाद देखिए हमारे लिए जानना क्या ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो हो जाता है स्टूडेंट्स एज लिमिट। अक्सर डाउट में रहते हैं बच्चे कि एज लिमिट क्या है, तो देखो क्लियर सा कट लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन ने, कमीशन ने यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा सा, दैट एज लिमिट की अगर आप बात करेंगे तो यस 21 साल होना जरूरी है और 35 साल से कम या फिर 35 साल का होना जरूरी है एज ऑन और बिफोर 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक अगर कोई 21 साल का हो गया है तो ठीक है, या फिर 35 साल का है तो ठीक है, उससे बाद या पहले जो है वो यहां पे नहीं, यानी कि 35 के बाद जो है आप नहीं भर सकते, 21 से पहले आप नहीं भर सकते, ये यहां पे मस्ट आप लोगों के लिए हो जाएगा। लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलता है स्टूडेंट्स जब आपके पास यहां पे कहीं ना कहीं कैटेगरी होती है, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है एससीज, एसटीज, ओबीसीज और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, जो कि डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है जी। वहां पे एज रिलैक्सेशन 5 साल का आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जर्नली जो है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एज लिमिट जो है वो रखी गई है 21 का होना जरूरी, वो भी 1/1/2024 से पहले, यानी कि 2024 को 1/1/2024 को या उससे पहले। आइए अप्लाई कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उन्होंने तो जाके सीधा सीधा सा पोस्ट फिलिंग करनी है और अपनी फीस वगैरह जो है सबमिट करवानी है और वहां से वो फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्या होगा, आप लोगों को इस पर्टिकुलर साइट पे विजिट करना है www.hppsc.hp.gov.in/hpps। वहां पे अगर आप जाएंगे, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी यहां पे रजिस्ट्रेशन की हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे सीधा अप्लाई ऑन करेंगे आप लोग, लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और न्यू रजिस्ट्रेशन में जो जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको सारे के सारे, उसके साथ साथ सिग्नेचर, उसके साथ साथ फोटोज, और फोटो के बाद आपने फीस को यहाँ पे वो करना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एचएस का एग्जाम जब आप भरते हैं तो उसके लिए मेंस भी आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने मेंस में ऑप्शनल क्या रखना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं इसमें, द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस वंस सबमिटेड, ध्यान रखिएगा, शैल नॉट बी अलाउड एनी चेंज एक्सेप्ट द चेंज ऑफ कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो एक बार चीज आपने डाल दी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई, एडिट हो सकती है सिर्फ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ अब एग्जामिनेशन की फीस, तो इस तरह से आपने ORA पे जाना है, यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन भरना है और वहां पे जाके आप लोगों ने सारी की सारी चीजें अप्लाई कर देनी है। किसी को कोई यहाँ पे डाउट आएगा तो वहां भी बता दिया जाएगा किस तरह से विजिट करना है आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के इस साइट पे जाके, और कैसे कैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने वहां पे देनी है अपनी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में, उसने क्या कहा है। इस बार थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है फीस भी, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर क्या है यहाँ पे फीस के लिए, मेल कैंडिडेट किसके, जर्नल या फिर जर्नल फिजिकल डिसेबल्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के भी, और उसके साथ साथ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी और वार्ड ऑफ जर्नल एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे 600 रुपीज, ठीक है। पहले 400 हुआ करता था, अब 600 हो गया है ये। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि
यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे, एक्स सर्विसमैन जो है हिमाचल प्रदेश के, या फिर एक्स सर्विसमैन जो है, ठीक है जी, who are relieved from the defense services on their own, remember on their own request before the completion of their normal tenure, यानी कि नॉर्मल टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उस केस में भी क्या होगा, 600 रुपया कैटेगरी की इसकी फीस यहां पे लगेगी। कैंडिडेट जो है अदर स्टेट्स के, उनकी अगर हम बात करें तो यस, इनके लिए भी 600 रुपया रखा गया है, लेकिन यहां पे मेल कैंडिडेट जो है एससी, एसटीज, ओबीसी, यहां पे ईडब्ल्यूएस में ध्यान दीजिएगा, बीपीएल वाले नहीं आएंगे ईडब्ल्यूएस में। अगर ईडब्ल्यूएस बीपीएल है तो उस केस में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे ईडब्ल्यूएस बीपीएल जो है उस केस में उन सबकी जो फीस है वो 150 रहेगी, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर कोई एक्स सर्विसमैन है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश का, जो बिलोंग करता है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज को, और उसको रिलीव किया गया है डिफेंस सर्विसेज के ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर, तो उस केस में 150 रुपये उसके लगेंगे। ये जर्नल के लिए है और ये यहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए है। उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश who are relieved from the defense services after the completion of, remember वहां पे इन्होंने खुद यहां पे रिटायरमेंट लिया है, तो उस केस में ये फीस है। अगर उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए कोई भी फीस यहां पे चार्ज नहीं की जाएगी। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहां पे आप देखेंगे द फीमेल कैंडिडेट्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस, यानी कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगी उनके लिए किसी भी तरह का फीस जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, द कैंडिडेट हु बिलोंग टू एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी and there is no post reserved for such category, but the candidate claiming fees concession available to them shall have to be upload category certificate in support of their claim। यानी कि मान लीजिए अगर तहसीलदार के लिए ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है, लेकिन उसको ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है फीस में चाहिए, तो उस केस में उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना होगा। और वो तो खैर अपलोड होगा ही होगा जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैटेगरी के लिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली आप ऑनलाइन जो है यहाँ पे फीस भर सकते हैं। एडमिशन जो है और रिजेक्शन कैसे होगा, तो सिंपल सा याद रखिएगा, अगर आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट रखा है तब तो फिर आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई यानी कि रिजेक्शन जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का हो जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ एक रिजेक्शन की कंडीशंस हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई यहाँ पे ज्यादा मस्ट नहीं है। ई कॉल लेटर्स याद रखना है एक और चीज स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पोस्ट के द्वारा जो था वो हमारे लेटर आते थे, अब ऐसा नहीं। नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय द पोस्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट। यानी कि आपने जब अप्लाई करना है तो वहां पे अपना एक वैलिड नंबर और उसके साथ साथ एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर डालनी है, ताकि कमीशन के द्वारा टाइम टू टाइम आपको मैसेज रिसीव होते रहें। मैसेज के थ्रू ही आपको कॉल लेटर के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। और उसके साथ साथ द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेंबर देयर यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स, ठीक है जी, जो आप लोग क्रिएट करेंगे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वहां पे करेंगे आप लोग, तो उस टाइम पे जो आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे वो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, तभी आप लोग क्या करेंगे, अपना ई कॉल लेटर जो है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा प्लीज, एक वैलिड नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है ये यूजर आईडी और पासवर्ड कहीं नोट करके जरूर रख लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है जी। चलिए, और उसके साथ साथ क्या करना है, जब भी आप इसका प्रिंट लेके जाएंगे तो आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो कॉल लेटर आएगा आपको उसको लेके एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ेगा आप लोगों को, वहां पे फिर बताया जाएगा। उसके साथ एक फोटो अटैच होता है अलग से, फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड जो है वो यहाँ पे अटैच किया जाता है। यहाँ मस्ट नहीं होता कि आप गजेटेड ऑफिसर से जो है वो उसको अटेस्ट करवाएं, आप खुद ही उसको अटेस्ट कर लीजिएगा, वो भी वैलिड होता है। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये 3 स्टेजेस में होता है। एक तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो इसका कंडक्ट करवाया जाता है कमीशन के द्वारा ही। प्री की स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, यानी कि एक पेपर आपका जर्नल स्टडी का होगा, दूसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इनकी स्कीम को आगे देखेंगे थोड़ा सा, दोनों को मिला के 400 मार्क्स होते हैं। इनमें से जो ये
पेपर नंबर 2 होता है यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल यहाँ पे 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिनिमम 33% जो है वो आपको लेने हैं, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो पहला टेस्ट होगा वो फिर आपकी मेरिट बनाएगा। यहाँ पे मेंस में आप लोगों को यहाँ पे यू कैन से मेंस लिखने के लिए अगर एलिजिबल करना है आपने खुद को, तो प्री एग्जाम जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट में 33% जो है ये मार्क्स आपको लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं थोड़ा सा सिलेबस। अगर आप प्री की बात करें तो प्री में देखिए पेपर वन यानी कि जर्नल स्टडी, और अक्सर एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां OMR सीट पे कोड लिखने को दिया होता है। तो यहां पे देख लीजिएगा कोड नंबर 1 होता है इसका। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा पहला, एक ही दिन में ये दोनों होंगे, याद रखिएगा सुबह और शाम। तो पहले आप लोगों का यहाँ पे ये जर्नल स्टडी का पेपर होगा, और इस जर्नल स्टडी के पेपर में 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। और ये इसका सिलेबस रहा। पहला तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। जर्नल इशू आपको पूछे जाएंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को, और जर्नल साइंस। प्री के लिए ये आपको रहेंगे, इनमें से ही आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जर्नली मैं आपको बता दूं कि यस 55% या फिर आप 55 to 60% जो है इसका कट ऑफ जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा, डोंट वरी, आने वाले सेशंस में। अभी तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में रखा है। जब ये दूसरा पेपर होगा शाम को, टेस्ट का कोड नंबर 2 होता है, 200 मार्क्स का, अगेन 100 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, ये भी 2 नंबर का एक सवाल होगा। और इसमें भी आप लोगों को कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी यानी कि नंबर, देयर रिलेशन, ये सारी की सारी चीजें। यानी कि जर्नल सा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को CSAT का पेपर है, ये जनरल स्टडी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपको रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और इंग्लिश आप लोगों से पूछा जाएगा। और यहाँ भी आप देख लीजिए इंग्लिश जो है ये 10th लेवल का, और इसमें से जितना भी ये चार्ट, ग्राफ, टेबल्स जो होते हैं ये सारे के सारे 10th लेवल के बेस पे जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो जब आप इन दोनों एग्जामिनेशन को लिखेंगे, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर होगा, जब इसको वहां पे देंगे उसके बाद फिर आप क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस चलता है मेन एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं कुछ और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ आपको मिलेगा। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको मैं बता देता हूँ, एक तो हिंदी है, एक इंग्लिश है, उसके साथ साथ एक एस्से का पेपर होता है, और फिर जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 और जनरल स्टडी 3। ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं यहाँ पे, पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। द नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन अनलेस ही और शी ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 40 मार्क्स इन ईच कंपल्सरी पेपर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपको 40% मार्क्स लेना बहुत जरूरी होता है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। हाँ, मेन जब आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी, स्कोर लिस्ट, मार्क लिस्ट होगी, उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनके मार्क्स को। और उसके साथ साथ 45 मार्क्स जो है वो एग्रीगेट में लेने पड़ेंगे आप लोगों को यहाँ पे। यानी कि जो GS1, GS2 और GS3 रहेंगे उनमें कंबाइंड अगर हम एग्रीगेट उनका बनाए तो 45% मार्क्स होना जरूरी है, एक्सक्लूडिंग द कंपलसरी पेपर ऑफ हिंदी इंग्लिश, जिसमें से 40% आपने लेना ही है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल नॉट एक्सीड 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज।
यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। अच्छा, प्री आप क्वालिफाइंग करेंगे तो जैसे प्री क्वालिफाई करेंगे तो 20 टाइम्स कैंडिडेट जो है वो मेंस के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो मेंस में जो है यहाँ पे अगर पर्सनालिटी टेस्ट होगा तो उसमें 3 टाइम रहेगा, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 3 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एक्चुअली में फाइट करेंगे। मेंस की भी थोड़ी सी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5 और 6, इसमें से इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, इसमें 40 लेने हैं। हिंदी का 100 का होगा, 40% लेना है। ऐसे का 100 का होगा। जनरल स्टडी 1, 2, 3, देखिए ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है, कंपलसरी पेपर, और इनमें पास होना बहुत जरूरी है। इन दोनों में पास होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए ये सारे के सारे क्वालिफाई करना जरूरी है। इस बार के आपने रिजल्ट में देख लिया होगा क्या हुआ। तो GS1, GS2 और GS3 200 मार्क्स ईच आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा है स्टूडेंट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, राउंड अबाउट 31 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से एक आपको चूज करना होता है, और इनमें आप देखेंगे तो यस 100 के 2 पेपर होंगे, कुल मिला के जो है ये मार्किंग होगी। लेकिन जो मेन यहाँ पे फाइनल लिस्ट लिखी जाएगी वो आपकी एसए से चलेगी, और इन सभी की सभी सब्जेक्ट के काउंटिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है भाई, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। टोटल इसका 1050 होता है, वैसे 1150, लेकिन ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन मस्ट है 40% लेना। चलिए अब ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शनल की लिस्ट दी गई है, राउंड अबाउट 31 सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। इन 31 में से एक आपने चूज करना है, और इसको यहाँ पे उसके 2 पेपर आपके होंगे वो आपने रखने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टैंडर्ड देख लीजिए एग्जाम का। मेंस का जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा, द स्टैंडर्ड एंड कंटेंट ऑफ द पेपर in journal excluding compulsory paper of Hindi and English shall be similar to those of the degree level, यानी कि BA, BSc एक्सेट्रा एक्सेट्रा ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड होगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश का +2 लेवल का स्टैंडर्ड होगा, उस लिहाज से ही आपने तैयारी आपकी करनी है। ऑल पेपर शैल बी 3 आवर ड्यूरेशन, हर एक पेपर 3 घंटे का यहाँ पे होगा, ठीक है जी, एक दिन में एक। The marks obtained in the compulsory paper of English and Hindi will not be counted for overall ranking, यहाँ पे लिखा है। Though it would be necessary to obtain 40% marks in each of these, यानी कि हर के हिंदी और इंग्लिश फाइनल लिस्ट में तो नहीं होगा, लेकिन 40% लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। मार्क्स और रैंकिंग जो है विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड इन ऑल अदर कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर, और उसके साथ साथ यानी कि हिंदी इंग्लिश के नहीं जुड़ेंगे, बाकी सबके मार्क्स जुड़ेंगे और ऑप्शनल पेपर के जुड़ेंगे। उसके हिसाब से फिर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वहां पे बनाई जाएगी। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो है उसको बुलाया जाएगा भी, ठीक है जी। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इट इज कंडक्टेड टू एक्सेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सर्विस और सर्विसेज फॉर विच ही और सी हैज अप्लाइड फॉर द टू द कमीशन। यानी कि जनरली ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाएगा कि अच्छा आप सुटेबल हैं या नहीं है इस चीज के लिए। यहाँ पे आप लोगों से जर्नल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, जितना भी नॉलेज है वो सारा प्री और मेंस में वो निकाल लेगा। उसके बाद आपकी जर्नल अवेयरनेस हल्की सी देखी जाएगी कि आप कंडीशंस में किस तरह से काम करते हैं, ये आपका 150 मार्क्स का रहता है भी। और उसके बाद फिर सभी को मिला के फाइनल लिस्ट बनती है स्टूडेंट्स, और फाइनल लिस्ट के साथ ही यहाँ पे क्या होता है फिर आपको पोस्ट जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आपका चलता है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम का 3 स्टेजेस में चलता है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं देखना है, कैटेगरी का क्लेम्स है वो आप लोगों को आइडिया ही है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। जो भी यहाँ पे जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ये कुछ अदर कंडीशन जो है वो कमीशन ने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हैं, लेकिन जो जो चीजें यहाँ पे जरूरी थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां पे आपको जवाब आंसर जो है वो आपके दिए जाएंगे आपकी क्वेरीज के, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनको भी आइडिया लग जाए किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह के एज क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर उसका रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।